इस वक्त की पहली बड़ी खबर, थोड़ी देर में व्हाइट हाउस में ट्रंप की कैबिनेट बैठक, जो कि पहले मारो लागो में होने वाली थी, लेकिन अब इसे वापस व्हाइट हाउस में कर दिया गया है क्योंकि फ्लोरिडा में मौसम खराब है। घरेलू विदेशी दोनों मुद्दों पर बड़ी चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा है, यह भी जानकारी आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, 26 मार्च के बाद पहली बार कैबिनेट मीटिंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक मामलों पर बात होगी। ईरान से तनाव के बीच मीटिंग को काफी ध्यान से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। बातचीत, बैठकों और धमकियों के बीच अमेरिका और ईरान दोनों की जंगी तैयारियां जोरों पर हैं। सवाल यह भी है कि क्या ईरान मसले पर ट्रंप अमेरिका से लेकर अरब वर्ल्ड तक बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत के बीच ईरान ने आज ट्रंप के सामने कई रेड लाइन खींच दी हैं। एनरिच्ड यूरेनियम पर मॉस्को गए ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव अली बाघेरी कानी ने कहा है कि यह मुद्दा अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के एजेंडे में है ही नहीं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को अपने 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को रखने की अनुमति नहीं देगा। उसको वो न्यूक्लियर डस्ट कहना है भाई साहब। खैर, होमस पर ईरान में आईआरजीसी की नेवी ने वार्निंग दी कि स्ट्रेट ऑफ होमस से दुश्मन देशों के जहाजों का नहीं गुजरने देंगे। तेहरान का यह भी मानना है कि उसे वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और होमस अब ईरान के लिए मजबूत रणनीतिक हथियार की तरह है। जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान के पास होमस को खोलने के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। यानी ईरान इन दो जरूरी मुद्दों, यानी स्ट्रेट ऑफ होमस और दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम, इन पर नहीं झुकेगा। जिसके बाद ट्रंप के सामने धर्म संकट यह है कि वो अब क्या करेंगे। यहां से दोनों की बातचीत में कोई सहमति बनेगी या ईरान से जंग लड़ना ट्रंप की मजबूरी बन जाएगी। कूटनीतिक दांवपेच के बीच अमेरिका और ईरान दोनों की सेनाएं जंग के लिए तैयार दिख रही हैं। पेंटागन से रिपोर्ट लीक हुई है कि उसे ईरान के साथ वार्ता अभी बहुत कमजोर पड़ती दिख रही है और पेंटागन ने इसके बाद ईरान में संभावित टारगेट्स की एक नई लिस्ट तैयार की है, जिसमें ईरान के मिसाइल बेस, ड्रोन फैक्ट्रीज, नेवल एसेट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, अंडरग्राउंड बंकर्स शामिल बताए जा रहे हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि ईरान ने बहुत तेजी से जो कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा था उसको रीबिल्ड कर दिया। पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि ईरान में कई जरूरी टारगेट्स छिपे हुए हैं, पहाड़ों के अंदर है और मोबाइल टारगेट्स को निशाना बना पाना बेहद कठिन है, क्योंकि ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो पहाड़ों के अंदर मोबाइल टारगेट्स बना रहा है। एक जगह से अटैक करता है फिर मूव कर जाता है। और पेंटागन की इस लिस्ट के सामने आते ही ईरान से खबर आई कि उसकी सेना भी युद्ध की भीषण तैयारी कर रही है और 2 दिन पहले यूएई को अपना नया टारगेट बताने वाले आईआरजीसी नए सिरे से जंग लड़ने को बेताब दिख रही है। अमेरिका की तरह ईरान ने भी नए टारगेट का ब्लूप्रिंट तैयार करने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि अगला जवाबी हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। ईरानी तेल का रास्ता रोका गया तो तेहरान समंदर का पूरा क्षेत्र बंद कर देगा। दरअसल ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। 3 मोर्चे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीति। ईरान ने धमकियों के बावजूद आज फिर से दोहराया कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन खबरें हैं कि आईआरजीसी और ईरानी फोर्स दोनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिर से युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने, एनर्जी इंफ्रा और उसके सहयोगी देशों के महत्वपूर्ण ठिकाने टारगेट्स किए जाएंगे। ईरान का कहना है कि इन हमलों का भयानक असर पश्चिम एशिया के बाहर भी महसूस होगा। एक और वजह से अमेरिका और इजराइल से ईरान खासा नाराज है और वो वजह है लेबनान। इस बात को समझना जरूरी है कि ईरान ने सीजफायर की पहली कंडीशन लेबनान का सीजफायर बताया और हमारी सहयोगी सुमेरा का यह कहना है कि जब वो ईरान के अंदर मौजूद थी, वहां पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उन्होंने हर जगह हिजबुल्लाह और लेबनान के झंडे देखे, ईरान के झंडे के साथ। खैर, लेबनान की बात करते हैं। लेबनान पर इजराइल के बेहिसाब हमले जारी हैं। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो लेबनान में सीजफायर को नहीं मानते। बेरूत में आईडीएफ भीषण बम वर्षा कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा है। आज ही दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने लेबनान में 180 साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि वो 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी बॉर्डर से लगे इजरायली शहरों पर रॉकेट अटैक किए। इजराइल ने इसके साथ ही एक दावा हमास को लेकर भी किया है। हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद ओदे को मार दिया गया है गाजा में। कहा जा रहा है कि ओदे ने ही इजराइल में 7 अक्टूबर के नरसंहार की साजिश रची थी। इजराइल उसे मास्टरमाइंड मानता था। हमास ने
ओदेह को 11 दिन पहले ही अल कासम ब्रिगेड का नया प्रमुख बनाया था, लेकिन इजराइल का दावा है कि आईडीएफ सिंध के ज्वाइंट ऑपरेशन में ओदेह का भी अंत हो गया। इजराइल की सेना ने लेबनान की बेका वैली में भीषण हमले किए। यहां बैक टू बैक कई धमाकों के बाद मशरूम क्राउड दिखा। बेका वैली में हुए अटैक में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने लेबनान के महत्वपूर्ण करियन डैम के पास भी भीषण एयर स्ट्राइक की। डैम के जलाशय में हमले का मलबा गिरा। लेबनान ने इसके बाद बड़े जल प्रलय की आशंका जताई। इजराइल ने दक्षिण लेबनान को भी हिट किया। रिहायशी इमारतों पर बमबारी की। मलबे से बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इजरायली हमले से तायर में भी विनाश दिखा। कई इमारतें तबाह हुई। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेबनान में इजरायली सेना ने हवाई हमलों के अलावा जमीनी हमले भी तेज किए। इजरायली सेना लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुकी। नेतन्याहू ने खुद सैन्य ऑपरेशन को बढ़ाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू के इरादे विध्वंसक हैं, जबकि अमेरिका इस झंझट से मुक्ति पाना चाहता है। दोनों में इसी मुद्दे को लेकर फिर से बात बिगड़ी है। खबर है कि सेंटकॉम ने 2 दिन पहले जब हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अटैक किए थे, उसके बाद फोन पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत पर एक्सियोस और सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप से फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। वो ईरान पर अमेरिकी हमले टालने के फैसले से नाराज थे, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। लेकिन नेतन्याहू जिस तरह से लेबनान को टारगेट कर रहे हैं, उससे ये नहीं लगता है कि वो ट्रंप के कंट्रोल में हैं। और नेतन्याहू जब इतने आक्रामक हैं, तब उन्हें एक धमकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ओर से भी दी गई। नेतन्याहू का तानाशाही रवैया है, उन्हें दुनिया के मुसलमान सबक सिखाएंगे। इजराइल के दुश्मनों का आरोप है कि नेतन्याहू सिर्फ जंग चाहते हैं और इस संघर्ष में उलझे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कहीं न कहीं उनके इस रवैये से शायद परेशान है। फिक्र में बात करते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच पर इस बार भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को इतना शर्मिंदा किया है कि वो पानी पानी हो गया है। पाकिस्तान ने यूएन के मंच से जमकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद ने कश्मीर के मुद्दे पर वही पुरानी घिसी पिटी बात की, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि पर नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने उसी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का पूरा रिकॉर्ड एक्सपोज करके रख दिया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को भारत ने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि उसे अब मुंह छुपाने के लिए भी कोई कोना नहीं मिल रहा है। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने जो जवाब दिया, वो सिर्फ कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, वो पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति का अंतर्राष्ट्रीय चार्जशीट थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से भारत ने साफ कहा, भारत की आजादी की शुरुआत ही पाकिस्तान के हमलों से लड़ते हुए हुई थी। जिस देश ने जन्म लेते ही हमला किया, वो शांति की बात कर रहा है। पाक ने युद्ध छेड़े, हर बार हार मिलने पर आतंक को नया स्टेट पॉलिसी के रूप में तैयार कर लिया। अगर कोई देश आतंक को विदेश नीति का हथियार बनाएगा तो वो नतीजे भुगतेगा। भारत ने इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया। यानी पाकिस्तान ने पानी और कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा नैरेटिव पलट कर रख दिया। अब पाकिस्तान में कट्टरता का एक और चेहरा दिखाते हैं। पाकिस्तान में हालत यह हो गई है कि अगर किसी सड़क का नाम कृष्णनगर रखने का फैसला लिया जाएगा तो पूरा कट्टरपंथ कांपने लगता है। लाहौर में हिंदू और सिख विरासत से जुड़े पुराने नाम वापस लेने की बात क्या हुई, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि सरकार घुटनों पर आ गई। सिंध प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा गया था कि लाहौर की ऐतिहासिक पहचान लौटाई जाएगी, पुरानी विरासत को सम्मान मिलेगा, बंटवारे से पहले वाले नाम वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही सामने कुछ मुस्लिम नामों को बदलकर हिंदू, जैन और क्रिश्चियन नाम रखने का फैसला लिया गया, कुछ कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ मौलवियों ने इसे इस्लाम के खिलाफ एजेंडा बता दिया। कुछ ब्लॉगर्स ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए और पाकिस्तान सरकार तुरंत बैकफुट पर आ गई। अब जिन शहरों के नाम नहीं बदले जाएंगे वो देख लेते हैं। अब सुन्नत नगर नहीं होगा संत नगर, सुन्नत नगर नहीं होगा संत नगर, इस्लामपुरा नहीं कहलाएगा कृष्णनगर, मौलाना जफर चौक को लक्ष्मी चौक नहीं कहा जाएगा, बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर जैन मंदिर चौक नहीं होगा, मुस्तफाबाद भी धर्मपुरा नहीं कहलाएगा, सर आगा खां चौक का नाम बदलकर डेविस रोड नहीं रखा जाएगा।
अल्लामा इकबाल रोड नहीं होगा जेल रोड, फातिमा जिन्ना रोड का नाम बदलकर क्वींस रोड नहीं किया जाएगा, बाग जिन्ना भी लॉरेंस रोड नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को डर लगता है कि अगर कृष्णा नगर नाम वापस आ गया तो लोग, सोचिए, तो लोगों को याद आ जाएगा कि कभी लाहौर सिर्फ एक इस्लामिक शहर नहीं था, वहां हिंदू भी थे, सिख भी थे, जैन समुदाय भी था, मंदिर भी थे, गुरुद्वारे भी थे और एक साझा सभ्यता भी थी। लाहौर में नाम बदलने का यू टर्न सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मानसिकता का एक्स-रे। फिक्र में अब कुर्बानी वाले विवाद की बात करते हैं, जो बकरीद की पूर्व संध्या पर ज्यादा बढ़ गया है। तनाव वाले रुझान अलग अलग शहरों से आए हैं, लेकिन टेंशन सबसे ज्यादा मुंबई की अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी में है। बकरीद पर बवाल वाला नया एपिसोड मुंबई की 2 हाउसिंग सोसाइटी से रिलीज हुआ है। शुरुआत मुंबई के मीरा रोड पर बनी जेपी नॉर्थ और पूनम एस्टेट क्लस्टर सोसाइटी से हुई, लेकिन अब इसकी रेंज बढ़कर गोरेगांव और घाटकोपर तक पहुंच गई है। आज गोरेगांव में गोकुल धाम इलाके में बनी सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में कुर्बानी पर तनाव होता है। प्रशासन के नए आदेश और मुस्लिम पक्ष की मांग के बाद यह और ज्यादा बढ़ गया, जबकि घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में भी काफी टेंशन है। सबसे पहले हम आपको गोकुल धाम लेकर चलते हैं, जहां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक शेड लगाया गया था। बकरीद पर कुर्बानी देने के पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन सुबह से माहौल ऐसा गर्म हुआ कि प्रशासन को कुर्बानी की इजाजत तक रद्द करनी पड़ गई। तनाव तब बढ़ गया जब बीजेपी नेता और कई हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। उनका तर्क था कि पास में ही एक स्कूल है, इस्कॉन मंदिर है, इसीलिए नियमों के आधार पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह तर्क था कि वो पहले भी यहां कुर्बानी दे रहे थे और अब भी देंगे। गोकुल धाम इलाके और पास की दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के विरोध के बाद बीएमसी ने कुर्बानी की इजाजत रद्द कर दी। बीएमसी के अधिकारियों ने पुलिस और लोगों के साथ बैठक की और यह फैसला लिया गया। अब बीएमसी का नया आदेश है कि बकरीद पर कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़ खानों में ही दी जाएगी। हालांकि हाउसिंग सोसाइटी में शेड बनाए रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अब नए आदेश से मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज हैं और वो बीएमसी का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बीएमसी को सब पता था पहले से, तो अब नया आदेश क्यों है? हम इस वक्त सैटेलाइट गार्डन टावर के पीछे के भाग में खड़े हैं और यहाँ से ये हम आपको दिखाते हैं शेड, ये जो बांधा गया है, के अंदर बकरों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसी का विरोध है। ये बगल में आप देखिए स्कूल की बिल्डिंग है और ये स्कूल की बिल्डिंग जो है सेंट जेवियर स्कूल है। स्कूल से लगे हुए बाउंड्री वॉल के बगल में बकरों का ये शेड यहाँ पर बांधना और कुर्बानी करना, इसका जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हमने कटिंग का परमिशन लिया है, बीएमसी ने हमको कटिंग का परमिशन दिया हुआ है। पिछले 25 सालों से जब से हम ये बिल्डिंग बनी है, हम यहाँ रहते और पिछले 25 सालों से यहाँ कुर्बानी होती है। हम घर पे काट नहीं सकते हैं, तो हम घर पे काट नहीं सकते तो हम सोसाइटी के ओपन प्लेस में ही काटेंगे ना। हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम 4 से 5 आदमी लोग जो हिंदू फैमिली थी, उनको परेशानी नहीं आ रही थी। इनको 20 साल से परेशानी नहीं आ रही थी, ये 2 साल से परेशानी आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हर सोसाइटी में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक डर का माहौल बनता है, बीमारी का माहौल बनता है। हम लोग 2003 से हमेशा हो रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं था और अभी तक होते चले आया है। अब इस बार क्यों ऐसा मना किया जा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, खुलेआम करना, बकरों की कुर्बानी देना, हमारे सब स्थानिक रहिवासी, हमारा सख्त विरोध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल से, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर से, और जो महानगर पालिका ने जो अलॉट की है जगह, उसी पे करना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ कल रोड पे हम लोग सभी लोग, पूरा गोकुल धाम, यहाँ पे पूरा आर्य भास्कर रोड पूरा बंद किया जाए। घाटकोपर की एक हाउसिंग सोसाइटी में भी तनाव की लहरें उठ रही हैं। नाम है सागर पार्क। हिंदुओं का दावा है कि पहले से तय हो गया था कि हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष के लोग वहां 40 से 50 बकरे ले आए। माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पुलिस के सख्त इंतजामात किए गए।
मीरा रोड के बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित सागर पार की इसी सोसाइटी में बकरे को लेकर विवाद मच गया। जी हाँ, इसी सोसाइटी में जो जानकारी मिली है कि 20 बकरे अंदर जो है वो कुर्बानी के लिए लाए गए थे, लेकिन फिलहाल विवाद बढ़ते देख यहाँ पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। ये देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो घटना वो ना घट सके। आपको परमिशन बिल्डर्स ने दिया होगा, मान लो दिया तो नहीं होगा, दिया होगा तो वो लाइफ लॉन्ग थोड़ी चलेगा वो। अरे साल आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा ना। कितने मुस्लिम फैमिली थी यहाँ पर? जो पूरा कॉम्प्लेक्स में कम से कम 50 से 60 आदमी होंगे। मतलब उनका कितने बकरे लाए गए? बकरे तो समझो ना, ऐसा बताया गया है कि 40 से 45। 40 से 45? हाँ, बकरे आए हुए। कोई भी सोसाइटी में बकरा खाने का ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, हमारा ऑर्डर नहीं है। हाई कोर्ट नहीं बोला है कि किसी की भावना को नहीं ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो भले अपनी कुर्बानी मनावे तो, लेकिन जो बकरा काटने का जहाँ बीएमसी स्पेस प्रोवाइड करती है वहाँ जाके काटे, वहाँ से फिर अपना जो भी धार्मिक विधि करना करे, हमको कोई उससे ऐतराज नहीं है। महापालिका के अधिकारी को और पुलिस को मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है, यहाँ कुर्बानी नहीं हो। मुंबई शहर में महापालिका में उचित जगहों पर कुर्बानी की व्यवस्था की गई है। आपकी धार्मिक विधि है, जरूर कुर्बानी की जगह महापालिका उनको देगी, वहाँ कुर्बानी हो। लेकिन धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है। आपको ये भी बता दें कि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, तब भी मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा विवाद हुआ था, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने कहा कुर्बानी प्रशासन के द्वारा चिन्हित जगहों पर ही हो सकती है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में बिना इजाजत जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान या खुले मैदान में भी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा था बीएमसी या नगर निगम से जिन जगहों पर जानवरों के लिए कुर्बानी के लिए लाइसेंस लिया गया है, कुर्बानी सिर्फ वहीं हो। भारत में कुर्बानी पर शहर शहर विवाद है। वैसे इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम तय किए गए हैं, लेकिन आज आपको यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम देशों में कुर्बानी पर क्या नियम कानून। देखिए, यूएई में मोबाइल ऐप पर डिजिटल कुर्बानी की व्यवस्था बनाई गई है, जहां ऐप पर ही देखकर पसंद के जानवर चुने जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, फिर कुर्बानी लाइव वीडियो कॉल पर ही दिखाई जाती है। कुर्बानी के बाद जानवर का मीट घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। तुर्की में नियम है कि कुर्बानी सिर्फ तय स्लॉटर हाउस और प्रशासन द्वारा बनाए गए स्थानों पर ही की जाएगी। इसके लिए पशु का स्वस्थ और उचित न्यूनतम उम्र का होना जरूरी है। इसी तरह सऊदी अरब में अदाही प्रोजेक्ट के पोर्टल से कुर्बानी की व्यवस्था है, जहां ऑनलाइन भुगतान के बाद डिजिटल कूपन मिलता है। इसके बाद तय मानकों के तहत कुर्बानी का सारा प्रबंध सरकारी करती है। यहां भी रिहायशी इलाकों में कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कतर में विदाम फूड्स नाम की सरकारी कंपनी है जो कुर्बानी की सारी व्यवस्था करती है। यहां भी सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि कुवैत और ओमान जैसे मुस्लिम देशों में भी पब्लिक प्लेस या खुली जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके लिए जिन बूचड़खानों को लाइसेंस दिया गया है, सिर्फ वहीं पर कुर्बानी हो सकती है। लेकिन भारत में इस पर अनलिमिटेड कल है। बकरीद पर कुर्बानी वाली कंट्रोवर्सी है। सवाल यह है कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसा हो, और सवाल यह भी है कि कौन कुर्बानी करवा सकता है। कुर्बानी करवाने वाले का बालिग होना जरूरी है। जिस शख्स के पास ईद के दिन अपनी जरूरतों के अलावा 612 ग्राम चांदी या 87 ग्राम सोना या उसके बराबर नकदी है, उसे कुर्बानी कराना अनिवार्य है। कुर्बानी हर व्यक्ति का अलग दायित्व है। अगर पति और पत्नी दोनों के पास अपनी अलग अलग संपत्ति है तो दोनों को अलग अलग कुर्बानी करवानी होगी। अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर है तो उसके लिए कुर्बानी करवाने की बाध्यता नहीं है। कुर्बानी हमेशा बकरीद की नमाज के बाद शुरू होती है, जो अगले 3 दिनों तक दी जा सकती है। अब आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसा हो। अगर उम्र की बात करें तो भेड़ और बकरे के लिए उम्र 1 साल तय की गई है। भैंस जैसे जानवरों के लिए 2 साल की उम्र जरूरी है। ऊंट के लिए 5 साल की उम्र तय की गई है। जानवर बीमार नहीं होना चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। मांस के बंटवारे का भी नियम तय है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा अपने और अपने परिवार के खाने के लिए, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदार
दोस्तों और पड़ोसियों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और तीसरा हिस्सा गरीबों, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों के लिए होता है। खबर का रुख थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको केरलम लेकर चलते हैं, जहां तिरुवनंतपुरम में परिवर्तन निदेशालय की टीम के सामने एक अजीब सा संकट खड़ा हो गया, बल्कि काफी क्योस हो गया। ईडी के अधिकारियों पर सीपीएम के समर्थकों ने अचानक हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आए समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर पत्थर फेंके, वाहन को तोड़ने की कोशिश की, गाड़ी को घेर कर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी होती है। हंगामा देर तक चलता रहा। ईडी के अधिकारी किसी तरह से अपनी वहां से जान बचाकर भागे। यह पूरा वाकया पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर के ठीक बाहर होता है। घटना के बाद ईडी के टॉप सोर्सेज ने शाम को बताया कि टीम पर केरलम में जो हमला हुआ उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। केस रजिस्टर कराने के अलावा ईडी कोर्ट भी जाएगी। केरलम में ईडी की टीम पर हमले का कनेक्शन भी केरलम के पूर्व सीएम विजयन से। असल में ईडी की टीम आज सीएमआरएल केस में पूर्व मुख्यमंत्री विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान जब ईडी के अधिकारी विजयन के घर से निकलने लगे तो दोपहर में वहां सैकड़ों की संख्या में सीपीएम के कार्यकर्ता पहुंच जाते और ईडी की टीम को घेरकर हंगामा हो जाता। बाद में इस छापेमारी पर विजयन ने बयान देकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। कहा, ईडी लंबे समय से मेरे घर पर तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस छापेमारी से कुछ लोगों को, खासकर राहुल गांधी जैसे लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। असल में राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि पिनराई विजयन के घर पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है, पिनराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। विजयन ने इसके बाद यह भी कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से देश में विपक्षी नेताओं पर जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई करवाती रही है। इस रवैये के खिलाफ देश में कड़े विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। विजयन की इसी बात को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आगे बढ़ा दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये क्षेत्रीय विपक्षी दलों को निशाना बनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय एजेंसियों का एक और घोर दुरुपयोग है। जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया बताया। कुल मिलाकर इस मामले में सियासत तेज है और ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि सीएमआरएल केस क्या है जिसमें ईडी ने आज ये कार्रवाई की है। देखिए, असल में ये कोचिन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़ा केस है। कंपनी पर नेताओं अफसरों को अवैध भुगतान का आरोप है कि बिना काम के करोड़ों रुपए दिए गए। परिवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रहा है। कई नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जांच के दायरे में विजयन और विपक्षी नेताओं से जुड़े ठिकाने हैं। ईडी का दावा है कि पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। अब आप देखिए कि पूरा हंगामा किस तरीके से हुआ और अब आगे क्या क्या हो सकता है। പരിശോധന ചിലർക്കെല്ലാം വലിയ മനസ്സംതൃപ്തി നൽകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരാൾക്ക്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് റെഡി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാ കാലത്തും BJP ഗവൺമെൻറ് തുറന്നു വരുന്നത്. See, it's a procedure of under law. I don't understand why the CPM is so much agitated about it, because they have not been able to explain either on the floor of the house or outside purpose of the payments that were made by CMRL to the Chief Minister's daughter. Kerala government or Home Ministry has no information about this raid. They didn't seek our support also. So we don't know about the details of the raid. This question has to be posed to the ED. केरल से पहले ईडी की टीम पर हमले नवंबर 2024 को दिल्ली में भी हुए थे। उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के फार्म हाउस पर यह अटैक हुआ था, जिसमें एक अधिकारी घायल हुआ था। यह हमला उस समय हुआ था जब ईडी की टीम यूएई स्थित PYYPL ऐप से संबंधित साइबर अपराधों की जांच करने के लिए वहां पहुंची थी। इसी तरह से जनवरी 2024 में बंगाल में ईडी की टीम पर भीड़ का हमला हुआ था, जिसमें कई अफसर घायल भी हुए थे। उस समय ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। छापामारी पर राजनीति हो सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर यह भी है कि क्या जांच एजेंसी को भी सुरक्षा बल और प्रोटेक्शन लेकर जांच करने के लिए जाना होगा।
अगर किसी को कार्रवाई पसंद नहीं है तो क्या उसके समर्थक जवाब में घेराव करेंगे? और क्या जांच अब किसी के समर्थकों से इजाजत लेकर होगी ताकि जांच अधिकारियों पर हमला ना हो? सोचिए जरा जो हमने अभी आपके सामने सवाल रखे। खैर, अब केरल से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर कल डी डे हो सकता है, क्योंकि कल का दिन कर्नाटक की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि जब आज कर्नाटक के मौजूदा सीएम एस सिद्धरामैया से मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इस विषय में कल बात करूंगा। इस बीच कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 28 मई को मुलाकात का समय मांगा है। सवाल यह है कि उस मुलाकात में क्या बात होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस मुद्दे पर करीब 1.5 घंटे तक चर्चा चली और अंतिम फैसला सिद्धरामैया के ऊपर छोड़ा गया है। डीके शिव कुमार से भी इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दोनों ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ? ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ? Okay, will not put sir. No finger thumbs and anything. Okay. Don't put. I have not done anything. Okay. Don't put. बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो राजस्थान में हुआ कुछ वैसा कर्नाटक में हो जाए। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता इस्तीफे और नए सीएम पर भले ही चुप हों, लेकिन कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे ने दावा किया है कि कल सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा दे देंगे। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, अगर राहुल गांधी एक ओबीसी नेता को सीएम पद से हटाते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि वो ओबीसी विरोधी हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कर्नाटक में ये एक बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है जिनको माइनॉरिटीज का भी समर्थन है। और डीके शिव कुमार जिस ग्रुप से आते हैं, कहा जाता है उनको उसका भी पूरा समर्थन नहीं, वो करेंगे। खैर, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा, कांग्रेस किसे सीएम बनाती है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जन विरोधी सरकार है। कर्नाटक की राजनीति पर इतनी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि कल सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली में थे। कर्नाटक के दोनों टॉप लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं से मिले थे, जिसके बाद मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं हुई। CM has already decided to resign. I think he may resign tomorrow. MLAs who are there here wanted him to continue. But he said, I have given a word to High Command. I have to respect that word. And you will be the next CM of Karnataka, sir? I don't know. That High Command will decide. The administration is totally collapsed now. And I don't think that DK Shivakumar has got a magic wand to change this. Deterioration which has been started from Siddaramaiah is going to continue with Shivakumar. There is a lot of power-hungry people in Congress, and they are not bothered about the feelings of the people or the opposition, what we say. Our General Secretary ACC, who is in charge of Karnataka, Shri Randeep Surjewala ji, and he will, whatever he says, that we will all follow, because he represents the High Command. Whatever, decision taken by the High Command, he will announce. See, it is the internal matter of the Congress party. They are very much fighting for the chief ministership, but DK was, there is a agreement. What last time he told, I will just kick and take. Now it is, I don't know whether it is kick and take or what. फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और उस खबर के साथ जो देश के लाखों माता पिता से जुड़ी हुई है। सीबीएसई की परीक्षा में कैसे नंबर वाला खेल हो रहा है, कैसे गलत आंसर शीट वाला गोलमाल हो रहा है, इसकी पूरी कहानी आज हम पीड़ित छात्रों की जुबानी बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक डिटेलिंग आपके सामने आने वाली है।
देखिए, पहले बात करते हैं सीबीएसई के गोलमाल से पीड़ित छात्र की, जो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहा है। छात्र का नाम है मोक्ष यादव, जिसका आरोप है सीबीएसई की ओर से उसकी इंग्लिश की कॉपी बदल दी गई, मतलब दूसरे छात्र की कॉपी दी गई। आपको बता दें, मोक्ष यादव को 12वीं में 72% नंबर मिले, लेकिन इंग्लिश में सबसे कम 33 अंक मिले। रिजल्ट के बाद मोक्ष ने अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई किया। जब आंसर शीट देखी तो हैरान हो गया। वो आंसर शीट मोक्ष की थी ही नहीं, मोक्ष को किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट दे दी गई। उसने दावा किया कि अगर सही तरीके से उसकी कॉपी चेक हो जाती तो इंग्लिश में 60 से ज्यादा नंबर मिलेंगे। पूरी कहानी क्या है, आपको कुछ पॉइंटर्स में बताते हैं। नंबर 1, सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली के 12वीं के छात्र मोक्ष यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि रीवैल्यूएशन के दौरान दूसरे छात्र की आंसर शीट उसे दी गई। छात्र की ओर से सीबीएसई को कानूनी नोटिस भेजा गया। अंग्रेजी में कम अंक आने के बाद आवेदन किया था। स्कैन कॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। लीगल नोटिस में कई आरोप लगाए गए हैं। यह कहा है कि सीबीएसई की ओर से भेजी गई स्कैन कॉपी में केवल पहला पेज था, बाकी सभी पेज किसी अन्य छात्र की आंसर शीट के थे। पहले पेज पर विषय और छात्र की जानकारी सही थी, आगे के पन्नों की हैंडराइटिंग पूरी तरह अलग थी। दूसरे छात्र ने ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया था, जबकि मोक्ष यादव ने परीक्षा में ब्लैंक इंक का उपयोग ही नहीं किया था। मोक्ष की तरफ से एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि इस घटना से छात्र को मानसिक तनाव हो रहा है। सीबीएसई छात्र की वास्तविक आंसर शीट उपलब्ध कराए, जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सही उत्तर पुस्तिका का निष्पक्ष मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। सभी रिकॉर्ड और डिजिटल लॉग सुरक्षित रखे जाएं। यह स्पष्ट किया जाए दूसरे छात्र की कॉपी कैसे भेजी गई। नोटिस में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कहा गया है कि अगर 2 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र मोक्ष यादव का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें उसने लापरवाही की पूरी कहानी बताई है। आंसर शीट और मार्क्स के साथ बताया है कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ। तो भाई, मैंने अपनी एक कॉपी सीबीएसई से मंगाई थी। ये देखो, यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है। सीबीएसई से मेरे को भी ये कॉपी मिली है मेरी। यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है और ऊपर मार्क्स भी 33 मिले हैं मेरे को बस, जबकि मैंने पूरा पेपर करा था। और अभी जब मैं पेपर चेक करने लगा तो देखा कि इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग कहीं पे भी नहीं आ रही है। फर्स्ट पेज पे रफ वर्क कर रखा है, उसके बाद मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। मैंने ब्लैक पेन यूज़ नहीं करा, हर क्वेश्चन के बाद लाइन से डिवाइड करा था, जो कि इसमें नहीं कर रखा। और सिर्फ इसमें 12 पेज भरे हुए हैं, बाकी सारे आगे के ब्लैंक पेजेस हैं, सारे के सारे। विवाद बढ़ने के बाद टीवी9 की टीम ने मोक्ष यादव से बातचीत की। अब देखिए कैसे एक छात्र ने सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया। मोक्ष यादव हमारे साथ है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकी कॉपी भी चेंज हो गई है और इनका कहना है कि मेरी जो इंग्लिश की कॉपी है, वो जो मुझे स्कैन कॉपी दी गई है, वो मेरी है ही नहीं। मैंने इंग्लिश की कॉपी मंगाई थी अपनी, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे उसमें। बट जब मैंने कॉपी अपनी डाउनलोड करी, स्कैन कॉपी सीबीएसई के पोर्टल से, तो वो मेरी कॉपी ही नहीं थी। फर्स्ट पेज जिसमें इंग्लिश कोर एंड सब्जेक्ट हम लिखते हैं, वो मेरा ही था। बट आगे पूरी कॉपी ही किसी और की लगा रखी थी और किसी और के मार्क्स मेरे को लगे हुए थे। कहानी सिर्फ मोक्ष की नहीं, इससे पहले वेदांत नाम के छात्र की आंसर शीट को लेकर बवाल हुआ था। और भी कई छात्र हैं जो सीबीएसई की लापरवाही से नाराज है। टीवी9 संवाददाता ने कई छात्रों से बातचीत की, उन्होंने क्या आरोप लगाए, देखना चाहिए आपको। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनकी सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो गायब है, और तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उनको बताते हैं, जो लापरवाही है सीबीएसई की उसको बता रहे हैं। बेसिकली अकाउंटेंसी के अंदर आई अप्लाइड फॉर माय फोटोकॉपी, जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि मैंने जो 2 सप्लीमेंट्री यूज़ करी थी वो नहीं है उस पीडीएफ के अंदर, और जो मेन फाइल है उसके अंदर से भी 2 पेजेस मिसिंग है। मेरी 2 शीट आ गई है आंसर शीट, लेकिन एक मैथ्स की नहीं आई। मैथ्स का भी नहीं आया? नहीं। उसमें बच्चा इतना मतलब बीमार हो गया, डिप्रेशन में हो गया, फिर बाद में चला। तो ये तो चीज़ तो सब बच्चों के साथ ही हुई है। लिंक ही नहीं खुल रही है, लिंक कुछ लिंक वर्क नहीं कर रही। सीबीएसई की गलती है तो उन्हें ठीक करना चाहिए, वापस चेक करना चाहिए। कितने सारे बच्चों का गलत हुआ है।
ई चेकिंग के लिए 1 हफ्ते से लगातार साइबर पे और पर्सनल फोन से ऑनलाइन हम दिन रात उसे भर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, पेमेंट का वो ही नहीं आता उसमें। अगर वो मैनुअल चेकिंग होती है तो जो हमारे लिखने का स्टैंडर्ड है या हमारे वर्डों की क्वालिटी है वो सामने आती है, टीचर उसे चेक। कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर के लिए सब चीज एक बराबर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा सेम, सिर्फ आंसर मांगा था, पूरा सेम है। यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है। ये क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन इनका देखिए, इसमें 1 नंबर दिया है, जबकि ये 2 नंबर का। सीबीएसई मामले पर राजनीति भी हो रही है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज दोपहर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास न जवाब है, न जिम्मेदारी है, न शर्म है। 3 मुख्य बातें राहुल गांधी ने और लिखी है। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में। राहुल गांधी ने COEMPT कंपनी का नाम लिया है। ये कहा है कि यह कंपनी वर्ष 2019 में तेलंगाना में ऐसे ही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला लेकिन नियत वही, फितरत वही। COEMPT का CBSE का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. अब जल्दी से आपको सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े अपडेट दे देते हैं। एक मामला सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़ा है, जबकि दूसरा हिस्सा SIR की वैधता पर है। दोनों को लेकर आज सर्वोच्च अदालत में क्या हुआ, इसे एक एक करके समझेंगे। पहले वो खबर जो छात्रों और उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के कुल 19 याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस भेजा। तीनों पक्षों से भाषा नीति पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने भाषा नीति लागू करने से जुड़ी व्यवस्था और तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सीबीएसई के सर्कुलर पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। हुआ यह है कि सीबीएसई ने 15 मई का अचानक एक सर्कुलर जारी किया। इसमें 1 जुलाई से 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। इनमें कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। विदेशी भाषा की पढ़ाई केवल तीसरी भाषा के रूप में ही हो सकती है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इससे पहले सीबीएसई ने 9 अप्रैल को यह कहा था कि तीसरी भाषा का नियम 9वीं के छात्रों पर 2029-30 तक लागू नहीं होगा। बोर्ड के भरोसा देने के बाद छात्र और अभिभावक निश्चिंत थे, लेकिन 12 दिन पहले अचानक सीबीएसई ने 9वीं के छात्रों को तीसरी भाषा वाला सरप्राइज दे दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब बात SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसे लेकर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक खूब बवाल हुआ है। चुनावों में केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने SIR की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कसौटी पर खरा उतरा। कोर्ट ने अपने निर्णय में माना कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को SIR करवाने का अधिकार है। इसका संबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक SIR ना तो सीधे तौर पर जन प्रतिनिधित्व कानून के विपरीत है और ना ही ये निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन करता है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता निर्धारित करने को लेकर नागरिकता संबंधी सीमित जांच कर सकता है, लेकिन वो नागरिकता पर अंतिम निर्णय नहीं कर सकता। आयोग का कोई भी निष्कर्ष केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होगा और नागरिकता अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के नागरिकता संबंधी दावों को समाप्त नहीं करेगा। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई SIR प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है।
इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे। एसआईआर विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो राजनीतिक बयानों के तीर भी चलने लगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई। जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। एसआईआर संवैधानिक है या नहीं है, ये तो विवादी नहीं था। जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, खासतौर से ज्ञानेश कुमार जी ने लागू किया, मुद्दा तो वो था। एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी? जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जो उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है। उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। इसका निश्चित तौर से हम लोग पूरे देश के अंदर आप देखिए, जो सही चीज़ है वो काम करें, सही के साथ पूरा देश खड़ा है, पर जो गलत हो रहा है वो गलत है।